Welcome to the part 2 of the video. So it is part 2 of the 7th video. Okay, let's start with our first question. What is the document object model DOM? The document object model DOM is like a map of a web page. It turns the structure of the page into a tree of objects that the browser can understand. The browser uses the DOM to understand and render the web page. Each element like header, section or footer is organized in the DOM tree, making it easy for the browser to display the content in the correct order and hierarchy. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सो ये मेरा एक HTML कोड है. कंट्रोल सी. सबसे पहले मैं इसको किसी भी सीक्वेंस में रखती हूँ. हेड, टाइटल, अभी देखो जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करूंगी, कंट्रोल ए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सब कुछ बिल्कुल एक करेक्ट ऑर्डर और हायरार्की में आ गया है. तो जो भी एडिटर है वो एक डॉम स्ट्रक्चर यूज करता है. हम जो भी कोड करते हैं वो कोड ब्राउजर या किसी भी एडिटर को समझने के लिए पहले तो वो डॉम में कन्वर्ट करता है. सो ये एडिटर को एक प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर और हायरार्की पता है, उसी के बेसिस पे तो इसने ऐसे अरेंज किया. इसका एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखो, ये हमारा HTML कोड है. HTML हेड, टाइटल, बॉडी, हेडर, फुटर. अब यहाँ पे देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है. सबसे ऊपर क्या है? HTML है. HTML, तो आपको यहाँ पे HTML दिख रहा है. सो ये देखो HTML एक लाइन में है. देन HTML के अंदर क्या है? हेड और बॉडी, और दोनों सेम लेवल पे है. देखो आप यहाँ पे, ये जो हेड है और बॉडी है ये दोनों सेम लेवल पे हैं. देन हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी के अंदर हेडर और फुटर है, और ये तीनों भी सेम लेवल पे है. टाइटल हेड के अंदर है, हेडर और फुटर बॉडी के अंदर है. देखो ये भी जो टाइटल है सेम एक लाइन में है. ये सारे बॉडी के अंदर हेडर और फुटर एक लाइन में है. एंड देन हेडर के अंदर H1, फुटर के अंदर P. ये भी देखो सेम है. हेडर के अंदर जो H1 है और फुटर के अंदर जो P टैग है, P फॉर पैराग्राफ. सो सबसे पहले तो एडिटर को समझ में आता है ये डॉम ट्री, उसके बेसिस पे उसने ऐसे अरेंज किया. एंड ब्राउजर भी सेम यही डॉम स्ट्रक्चर यूज करता है टू रेंडर द वेब पेज. वापस से इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज लाइक अ मैप ऑफ अ वेब पेज. तो आप जो भी कोडिंग करते हो सबसे पहले वो डॉम ट्री में कन्वर्ट होता है एंड उसके बेसिस पे ब्राउजर उसको रिप्रेजेंट करता है. इट टर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज इनटू अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट दैट द ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड. The browser uses the DOM to understand and render the web page. Each element like header, section or footer is organized in the DOM tree, making it easy for the browser to display the content in the correct order and hierarchy. Let's move to the next question. What are the different ways of handling exceptions or error in JavaScript? An exception in programming refers to an unexpected event or error that disrupts the normal flow of a program's execution. Exceptions occur when the program encounters something it does not know how to handle, like invalid input, missing resources, or logic errors. तो सबसे पहला है using try catch. This is the most common way to handle exceptions in JavaScript. Code that may throw an error is placed inside the try block and the error is caught in the catch block. तो इस टाइप से ट्राई और कैच का हम यूज करते हैं. ये पहले भी हमने बहुत बार यूज किया है, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं. देन थ्रोइंग कस्टम एरर्स. JavaScript allows throwing custom error using the throw statement. This helps create meaningful application specific errors. इसको भी देख सकते हैं हम. सो जब भी हमें कस्टम एरर देना होता है हम इस तरीके से दे सकते हैं यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट.
कंट्रोल सी। तो यहाँ पे हमारा कस्टम एरर क्या है, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। कंट्रोल एस। ये देखो वी आर गेटिंग दिस एरर, एरर एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। तीसरा है हैंडलिंग एरर्स इन प्रोमिसेस। प्रोमिसेस यूज द डॉट कैच मेथड टू हैंडल एरर ड्यूरिंग असिंक्रोनस ऑपरेशंस। सो अगर रिस्पॉन्स आता है, डेटा आता है तो डॉट देन में है, अगर कोई सा भी एरर आता है इट विल गो इन दिस डॉट कैच मेथड। फिर चौथा है यूजिंग async await with try catch। when using async await for asynchronous operation error can be caught with try catch। सेम है, एक और रिवीजन करते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल अवेट इनसाइड द async फंक्शन। तो देख सकते हो एक ही async फंक्शन है और इसके अंदर मल्टीपल अवेट है। एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस और एरर इन जावास्क्रिप्ट? पहला है यूजिंग ट्राई कैच, दूसरा है थ्रोइंग कस्टम एरर यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, देन वी हैव हैंडलिंग एरर्स इन प्रोमिसेस यूजिंग द कैच मेथड, और चौथा है यूजिंग async await with try catch। Let's move to the next question. Explain the difference between call, apply and bind. तो पहले तीनों का काम क्या है, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड हम यूज क्यों करते हैं? सो कॉल, अप्लाई एंड बाइंड आर यूज टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन, ensuring it refers to the desired object। सबसे पहला है कॉल, इसका एग्जांपल देखते हैं पहले कॉल का। कंट्रोल सी। अभी देखो, इन द कोड एग्जांपल greet dot call person welcome to the interview uses 3 arguments। so greet dot call uses 3 arguments। यहाँ पे देखो greet dot call 3 आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है, पर्सन, वेलकम एंड टू द इंटरव्यू। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पर्सन set the value of this inside the greet function। this means this in the function will refer to the person object। तो ये जो पहला है पर्सन, ये जो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये क्या बोल रहा है कि ग्रिड के अंदर आप जब भी अगर दिस यूज करोगे तो ये पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट का दिस यूज होगा, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई किया है पहले आर्ग्यूमेंट में। ये देखो, सेट द वैल्यू ऑफ दिस इनसाइड द ग्रीड फंक्शन। दिस मीन हम दिस कीवर्ड की बात कर रहे हैं, दिस इन द फंक्शन विल रेफर टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। सेकेंड आर्गुमेंट वेलकम मैप्स टू द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ग्रीट फंक्शन, ग्रीटिंग। यानी ये जो वेलकम है ये ग्रीटिंग है, मतलब जो सेकेंड आर्गुमेंट है इट विल मैप टू द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ दिस ग्रीट फंक्शन, एंड देन टू द इंटरव्यू जो थर्ड आर्गुमेंट है मैप्स टू द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द ग्रीट फंक्शन। सेकेंड पैरामीटर है हमारा मैसेज। कंट्रोल सी, इसको मैसेज कर लेने दो। So third argument to the interview maps to the second parameter of the greet function, that is message। तो यहाँ पे ग्रीटिंग होगा और यहाँ पे मैसेज होगा, इसलिए यहाँ पे देखो ग्रीटिंग में हमारा क्या जा रहा है, वेलकम जा रहा है, तो हमारा पहला आउटपुट क्या आएगा, वेलकम। देन वी हैव स्पेस, स्पेस आ रहा है दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम किसका दिस इसको यूज करना है, तो इसको पर्सन का दिस यूज करना है, यानी एलिस। देन अगेन स्पेस, और मैसेज में हम क्या पास कर रहे हैं, टू द इंटरव्यू। तो पूरा आउटपुट क्या होगा, वेलकम एलिस टू द इंटरव्यू। कंट्रोल एस, वेलकम एलिस टू द इंटरव्यू। एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। लेट्स से यहाँ पे मैं कॉन्स्ट पर्सन की जगह एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, टेस्ट तो दीजिए।
एलिस की जगह एलिस टेस्ट कर देती हूँ या टेस्ट ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट पास किया है, यानी अब जो दिस होगा वो टेस्ट ऑब्जेक्ट का होगा, अब वो पर्सन का नहीं होगा। सो क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, जस्ट इसको हल्का सा चेंज कर देंगे और पूछेंगे अभी क्या आउटपुट होगा। तो अभी आपको पता है ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये यही बताता है कि ग्रीड में कोई सा भी अगर दिस होगा तो वो इस पर्टिकुलर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का होगा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का टेस्ट ऑब्जेक्ट अब यूज होगा, अब एलिस नहीं आएगा, अब टेस्ट ऑब्जेक्ट वेलकम टू द इंटरव्यू आएगा। सॉरी, वेलकम टेस्ट ऑब्जेक्ट टू द इंटरव्यू। कंट्रोल एस, देखो वेलकम टेस्ट ऑब्जेक्ट टू द इंटरव्यू। तो अभी इसको पता है कि दिस डॉट नेम में अभी टेस्ट ऑब्जेक्ट का नेम लेना है। देन अप्लाई में क्या होगा, यूजिंग अप्लाई टू सेट दिस एंड पास आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। अप्लाई में बस माइनर सा डिफरेंस है कॉल और अप्लाई में। कॉल में इंडिविजुअली पास करते हैं, जैसे देखो कोई एरे में पास नहीं कर रहा है, वेलकम को इंडिविजुअली पास किया, टू द इंटरव्यू को इंडिविजुअली पास किया, पास आर्ग्यूमेंट इंडिविजुअली। यहाँ पे ग्रीट डॉट अप्लाई इसको एरे में पास करते हैं, पास आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। तो लेट मी डू दिस, कंट्रोल सी। अभी देखना टेस्ट ऑब्जेक्ट में आएगा वेलकम टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, क्योंकि ये पर्सन का एड्रेस देगा तो यहाँ पे आएगा वेलकम एलिस टू द इंटरव्यू। देख लेते हैं। देखो पहला कॉल था तो कॉल में टेस्ट ऑब्जेक्ट आया, दूसरा हमने अप्लाई में पर्सन यूज किया है ऑब्जेक्ट, तो वेलकम एलिस टू द इंटरव्यू। अभी आते हैं तीसरे पे, बाइंड। बाइंड क्या करता है, क्रिएट द न्यू फंक्शन विद दिस परमानेंटली सेट टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास ड्यूरिंग क्रिएशन और लेटर व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये एक बार में ऐसे पास ना करके, जैसे ग्रीट और अप्लाई में आपने क्या देखा कि एक ही लाइन का सिंटेक्स रहता है, लेकिन बाइंड में क्या होगा, सबसे पहले वो एक नया फंक्शन क्रिएट करता है। बाइंड क्रिएट्स अ न्यू फंक्शन विद अ स्पेसिफिक दिस एंड प्रीसेट आर्ग्यूमेंट। जैसे देखो इसने सबसे पहले एक नया फंक्शन क्रिएट किया एंड उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर श्योर वो ऑब्जेक्ट बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का दिस यूज करना है। देन आर्ग्यूमेंट इसने पास किया यहाँ पे, और जो भी रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट थे, क्योंकि 3 आर्ग्यूमेंट अपने को लग रहे थे, पर्सन, ग्रीटिंग और मैसेज, तो इसने पर्सन और वेलकम तो फर्स्ट वाले में पास किया, और जो ये नया बनाया था ग्रीट एलिस फंक्शन, उसमें इसने जो रिमेनिंग है उसको पास किया। सो रिमेनिंग अपना मैसेज था पैरामीटर टू द इंटरव्यू वाला। तो अभी भी आउटपुट वही आएगा, वेलकम एलिस टू द इंटरव्यू। एक बार इसका देखते हैं, कंट्रोल सी। इसकी जगह पे एक और करते हैं, टेस्ट बाइंड कर देते हैं, टेस्ट बाइंड, और यहाँ पे भी टेस्ट बाइंड रहेगा, कंट्रोल सी। अभी देखो बाइंड वाले में हम टेस्ट बाइंड पास कर रहे हैं, तो वी विल गेट वेलकम टेस्ट बाइंड टू द इंटरव्यू। ये देखो पहले में टेस्ट ऑब्जेक्ट एले, अभी टेस्ट बाइंड आ रहा है। सो तीनों एक ही काम करता है, बताता है कि दिस को कैसे यूज करना है। ये वाली लाइन देखो, call, apply and bind are used to control the value of this when calling a function, ensuring it refers to the desired object। बस लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ माइनर डिफरेंसेस है, वो अभी हम देखेंगे। कॉल में देखो एग्जीक्यूट कब होता है, एग्जीक्यूट द फंक्शन इमीडिएटली, अप्लाई एग्जीक्यूट द फंक्शन इमीडिएटली, बाइंड रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन टू बी कॉल्ड लेटर। दिस बाइंडिंग क्या करता है, सेट दिस टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड, सेट दिस टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड, तीनों में सेम है, सेट दिस टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड। जैसा कि आप पास कर रहे थे पर्सन, इसमें हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट किया और इसमें हमने टेस्ट बाइंड किया।
देन आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है, पास कैसे करना होता है, कॉल में आर्ग्यूमेंट आर पास इंडिविजुअली, जैसे हेलो वर्ल्ड, आर्ग्यूमेंट आर पास्ड एज एन एरे, यहाँ पे सेम है आर्ग्यूमेंट्स, बस उसको एरे में पास कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रीसेट ड्यूरिंग क्रिएशन, तो पहले एक नया फंक्शन क्रिएट करो और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पास करो। देन एग्जाम्पल, तीनों का एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी हमने देखा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between a shallow copy and a deep copy? Shallow copy copies the top level properties of an object but does not create new copies of nested object. Nested objects are shared between the original and copied object. Key point क्या है? Changes to nested object in the copied object will also affect the original object because they reference the same memory location. इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से अपने को क्लियर होगा क्या बात हो रही है। कंट्रोल सी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे देखो, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, टॉप लेवल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, नेम हो गया, नेम टॉप लेवल प्रॉपर्टीज है। एड्रेस टॉप लेवल प्रॉपर्टीज है विथ टू नेस्टेड प्रॉपर्टीज, सिटी और कंट्री जो है वो नेस्टेड प्रॉपर्टीज है। सो एक हमने शैलो कॉपी क्रिएट किया। अभी शैलो कॉपी में देखते हैं, हमने नेम चेंज किया, तो यहाँ पे एलिस है, यहाँ पे हमने इसको पीटर कर दिया और हमने दोनों जगह चेंज किया, टॉप लेवल प्रॉपर्टीज में भी चेंज किया और हमने नेस्टेड लेवल पे भी चेंज किया। तो शैलो कॉपी में हमने क्या किया, शैलो कॉपी का नेम चेंज किया और शैलो कॉपी का सिटी चेंज किया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेवल के इंडिपेंडेंट नेस्टेड ऑब्जेक्ट चेंज शेयर्ड। तो अब पहले ऐसे कंसोल करते हैं, एक आइडेंटिफायर लगाते हैं, पर्सन, देन पर्सन, SC फॉर शैलो कॉपी, शैलो कॉपी। अभी देखो, पर्सन क्या था, पर्सन का नेम एलिस था, एड्रेस में सिटी में पेरिस था, कंट्री में फ्रांस था, एलिस पेरिस फ्रांस, राइट। अभी पर्सन में देखते हैं, ये तो सही है, एलिस फ्रांस सही है, लेकिन यहाँ पे पेरिस आना चाहिए था, राइट, क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट में ये पेरिस आना चाहिए था। अब ये चेंज क्यों हुआ, शैलो कॉपी में देखो, हमने शैलो कॉपी में नेम चेंज किया था पीटर, तो शैलो कॉपी में नेम पीटर हुआ, फाइन। यहाँ पे हमने सिटी भी चेंज किया था, सिटी लंदन, तो ये जो सिटी है लंदन, ये पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को भी इसने चेंज किया। तो यहाँ पे देखो, पीटर टॉप लेवल चेंज इंडिपेंडेंट है, यानी ये जो हमने शैलो कॉपी बनाया है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा। बट जो ये नेस्टेड वाला है, नेस्टेड लेवल पे जो हमने चेंज किया है, इट विल अफेक्ट द ओरिजिनल कॉपी, ये वहां पे भी चेंज करेगा, क्योंकि जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, जो नेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो शेयर्ड होती हैं। ये वाली लाइन देखो, अब आपको समझेगा। Changes to nested objects in the copied object will also affect the original object because they reference the same memory location. तो क्योंकि ये दोनों शेयर्ड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी सेम मेमोरी लोकेशन रेफर करते हैं, इसलिए अगर आप कुछ शैलो कॉपी में चेंज करते हो नेस्टेड लेवल पे, तो वो ओरिजिनल वाले को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्टेड बाय शैलो कॉपी, इंडिपेंडेंट शेयर्ड। अब डीप कॉपी का देखते हैं। डीप कॉपी में क्या है, क्रिएट द कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑल नेस्टेड ऑब्जेक्ट। चेंजेस टू द डीप कॉपी डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज बोथ आर फुल्ली सेपरेट। एक बार यहाँ पे देखते हैं ये वाला एग्जांपल, कंट्रोल सी।
आप आदत डाल लेना आइडेंटिफायर की। आपको ये बात मतलब यूजफुल है काफी। बहुत बार आप जब लॉग करवाते हो 5-6 वैल्यूज रहती हैं तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है, वहां पे तुरंत पता चल जाता है। बार बार आपको कोड नहीं देखना होता कि कौन सा कंसोल कौन से लाइन का है। डीप कॉपी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। सो एलिस पेरिस फ्रांस, ये पहले भी था, एलिस पेरिस फ्रांस। फिर हमने डीप कॉपी के नेस्टेड लेवल पे चेंज किया, इसको हमने न्यूयॉर्क कर दिया सिटी को। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ डीप कॉपी का न्यूयॉर्क यानी जो सिटी वाला प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है, बट ये ओरिजिनल कॉपी पे कोई सा भी अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग कॉपीज बनती हैं। अगेन आप देखो वापस से, create a completely independent copy of an object including all nested objects. Changes to the deep copy do not affect the original object as both are fully separate. Let's move to the new question. Sorry, next question. What are event handlers or listeners in JavaScript? Event handlers or listeners are functions that execute when a specific event occurs on an HTML element, such as a click, hover, or key press. JavaScript provides various types of events to respond to user interactions or browser actions. Common event handlers या listeners कौन कौन से हैं? पहला है mouse event, triggered by mouse interactions. इसमें आता है click, double click, mouse over, mouse out. Then we have keyboard event, triggered by key presses. इसमें key down और key up है. Then we have form event, triggered by form interaction. मीन्स फॉर्म सबमिट हो तो क्या होगा, फॉर्म चेंज होगा तो क्या होगा, फोकस, ब्लर, इन सब पे आप कोई सा भी इवेंट कर सकते हो। लाइक कोई सा भी आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद जो कुछ भी आपको प्रोसेसिंग करना है उसका कोड आप लिख सकते हो। देन वी हैव विंडो इवेंट, ट्रिगर्ड बाय ब्राउजर और विंडो एक्शन, जिसमें रीसाइज, स्क्रॉल, लोड ये सब आता है। So that's all for today's video. All the best and thank you so much.